नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रितेश कुमार सिंह आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्रिय प्लेटफॉर्म एडुटेरिया क्लासेस में। और बिल्कुल आज हम सभी लोग पढ़ेंगे बिल्कुल ही एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है 1857 का विद्रोह। जैसा कि आज कई दिनों के बाद मेरी ये दिली इच्छा थी कि हम लोग लाइव जुड़ेंगे, क्योंकि होली की छुट्टी के अवसर पे जब मैं घर गया था तो कुछ एक वीडियोस, तकरीबन 4 या 5 वीडियोस मैंने रिकॉर्डेड दिए थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि लाइट ने कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब कर दिया और ड्यू टू द फ्लैक्चुएशन ऑफ लाइट्स 2 बार मेरे जो इवेंट्स थे उनको कैंसिल करने पड़े। और फिर अब तिबारा इवेंट बना करके फिर लाइव आए और फिर लाइट फ्लैक्चुएट करे, इसकी हिम्मत नहीं थी ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो फिर इसलिए कोई बात नहीं, आज की क्लास जो है वो हम आप लोगों को रिकॉर्डेड दे देंगे। आज की भी आप लोगों की पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि एडुटेरिया आप लोगों के एजुकेशन के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए कमिटेड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैं ये क्लासेस जो है आज रिकॉर्डेड दे रहा हूँ कि चलो ठीक है, अगर लाइट कटी भी तो कम से कम मेरा ही तो मेहनत बेकार जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे आएंगे लाइव देखेंगे और फिर उनको पता लगेगा कि ला 5 मिनट क्लास चलल ना तलक लाइट कट गई। तो ऐसा सिचुएशन आए उससे बढ़िया ये रहेगा कि हम आज रिकॉर्डेड आप लोगों को प्रोवाइड करा देते हैं। और कल की जो क्लास होगी जिसमें हम लोग ट्राइबल्स एंड सिविलियन जो मूवमेंट है उसको हम लोग पढ़ेंगे और वहाँ से सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल आप सभी लोग बने रहिए, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्लासेस चलेगी। और आज हम आप लोगों के साथ लाइव नहीं जुड़ पाए, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं। आप लोगों ने देखा जो भी हमारे साथ राहुल देव, कैलाश कुमार, मौसमी कुमारी, पंकज कुमार, रजनीश राय, ये जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए थे, 2 बार आज लाइट ने डिस्टर्ब किया, तो कोई बात नहीं। हम अपने सिलेबस के प्रति, अपने विद्यार्थियों के प्रति बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, तो वो हम काम करेंगे ही करेंगे, उसके लिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए आज का भी क्लास हम लोग रिकॉर्डेड देख लेते हैं। बाकी अगली क्लास जो कल से होगी, यानी कि जो 20 तारीख से जो आपकी क्लासेस चलेगी, वो हम लोग लाइव ही मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे बिहार दरोगा 2025 वर्दी बैच में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि 1857 का विद्रोह। भारतीय इतिहास में ये जो 1857 का विद्रोह है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया कि आगे का जो समय आता है जब भारत में आप देखेंगे कि राष्ट्रीयता का जो उद्भव होता है, तो उस राष्ट्रीयता के उद्भव में इसने बहुत बड़ा योगदान दिया, ठीक है। यानी कि यहीं से देखिए, इस समय जब ये आंदोलन होता है तब भारत में राष्ट्रवाद नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि जब हम राष्ट्र को पढ़ेंगे, राष्ट्र की जो विशेषता होती है या जो उसका मोटो होता है वो यहाँ पे हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि जो भी विद्रोह हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, वो सिर्फ इसलिए हुए हैं कि वहाँ के जो शासक थे वो फिर से अपनी उसी सत्ता को प्राप्त करना चाहते थे, उसी को बनाए रखना चाहते थे जो ब्रिटिशर्स के आने के कारण उनसे छीन गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मतलब ये राष्ट्रीय आंदोलन तो खैर हम इसको नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक है, वीडी सावरकर जी ने इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष जरूर कहा है। तो अगर ये प्रश्न पूछ दे कि 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा है, तो विनायक दामोदर सावरकर का नाम जरूर लेना है, ठीक है। तो चलिए इसी से संबंधित हम लोग आज का जो टॉपिक है 1857 का विद्रोह, वहां से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन 1857 के विद्रोह तक पहुंचने से पहले, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ये सिपॉय म्यूटिनी था, यानी कि सैनिकों का विद्रोह था, तो ठीक है, 1857 का विद्रोह जो था वो सैनिकों का विद्रोह था, इस बात को हम बिल्कुल खारिज नहीं कर रहे हैं। इसमें सैनिकों ने ही इसकी शुरुआत की थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें समाज के अन्य वर्ग नहीं थे। अगर अन्य वर्ग नहीं थे तो विद्रोह समाप्त होने के बाद अंग्रेजों ने उन सामान्य लोगों पे क्यों मुकदमे चलाए, ठीक है। अब वो अलग बात है कि अलग अलग तरीके से यूपीएससी या बीपीएससी में मेंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि व्याख्या करिए कि 1857 के विद्रोह के दौरान वर्दीधारी जो थे वो किसान थे, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें अलग अलग पूछी गई है अलग अलग कंसेप्ट में, लेकिन हमें अपने आप को, जैसा कि मैंने कहा कि अपने आप को दरोगा तक सीमित रखना है। वी विल कन्फाइंड आवर सेल्फ नियर बाय द पेरिफेरी ऑफ द दरोगा। तो उससे ज़्यादा हमें डिस्कस करना नहीं है या उससे ज़्यादा बहुत डीप हमें जाना नहीं है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्दी बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं 1857 का विद्रोह, लेकिन 1857 का विद्रोह जो होता है, जो सिपॉय म्यूटिनी की हम बात करेंगे, जो सैनिक विद्रोह की जब हम बात करते हैं, तो उसके पहले भी भारत में कई छोटे मोटे सैनिक विद्रोह हुए हैं।
इसके कारण के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द रिवोल्ट ऑफ या रिविलियन ऑफ द 1857। इसको हम लोग विद्रोह कहेंगे, क्रांति नहीं कहा जाता है। हालांकि अगर आप क्रांति लिख देते हैं कहीं तो ऐसा नहीं है कि वो क्राइम है या क्राइम की श्रेणी में वो नहीं गिना जाएगा। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह से या 1857 के पूर्व कुछ सिपाही विद्रोह। तो जब आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत में सबसे पहला सिपाही विद्रोह कब दिखाई देता है, तो यहां पे एकदम गांठ बांध लीजिएगा कि सबसे पहला जो विद्रोह होता है वो होता है बक्सर के युद्ध के दौरान। ठीक है, किस दौरान? तो बक्सर के युद्ध के दौरान हमें सबसे पहला सिपाही विद्रोह दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? तो बक्सर के युद्ध के दौरान। ठीक है, युद्ध के दौरान इस बात को ध्यान रखिएगा कब दिखाई देता है। तो बक्सर के युद्ध के दौरान हमें सबसे पहला, यानी कि ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर। अब आप कहेंगे कि सर इस दौरान क्या हुआ था? सबसे पहला सिपाही विद्रोह हमें कैसे दिखाई देता है बैटल ऑफ बक्सर के दौरान? जब भी आपसे पूछे, पहला सिपाही विद्रोह 1857 नहीं था, उसके पहले जब हम बात करेंगे तो कुछ सिपाही विद्रोह हुए थे, लेकिन उसमें भी सबसे पहला जो था वो बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। इसी दौरान सबसे पहला हमें सिपाही विद्रोह दिखाई देता है। इसमें क्या हुआ था कि हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में सेना की एक छोटी सी टुकड़ी, ठीक है, यानी कि हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, उस समय बक्सर के युद्ध के दौरान हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, ठीक है, नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी क्या हुई थी? एक टुकड़ी उसे छोड़ करके नवाब से जा मिली थी। ठीक है, यानी कि हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? तो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, ठीक है, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी, अंग्रेजी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी, ठीक है, एक छोटी सी टुकड़ी नवाब से जा मिली थी, नवाब से जा मिली थी। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं सेना को इस बात का आभास था कि अब मुगल जो शासक शाह आलम द्वितीय इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज जो हैं वो शायद न जीत पाए। यानी कि ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बक्सर अ कंटिजेंट ऑफ द इंग्लिश आर्मी, ए कंटिजेंट ऑफ द इंग्लिश आर्मी, ठीक है, यानी कि अंग्रेजी आर्मी की एक छोटी सी टुकड़ी लेड बाय हेक्टर मुनरो, लेड बाय हेक्टर मुनरो लेफ्ट हिम, यानी कि मुनरो को छोड़ दिया और किससे जाकर के मिल गई? लेफ्ट हिम एंड ज्वाइन द नवाब आर्मी। मुनरो ज्वाइन द नवाब आर्मी, ज्वाइन द नवाब आर्मी, यानी कि नवाब की आर्मी को कौन ज्वाइन कर लिया? तो बक्सर के युद्ध के दौरान एक जो टुकड़ी थी वो हेक्टर मुनरो को छोड़ करके जाकर के नवाब को या नवाब की सेना को ज्वाइन कर ली। तो ये हमें एक विद्रोह दिखाई देता है जो सबसे पहला सैनिक विद्रोह था। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो वेल्लोर, 1806 का वेल्लोर का विद्रोह था। सैनिकों का विद्रोह कौन सा था? तो 1806 का वेल्लोर का विद्रोह था। क्या था? तो वेल्लोर का विद्रोह, यानी कि वेल्लोर में एक विद्रोह हुआ था 1806 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि वेल्लोर रिविलियन ऑफ 1806, यानी कि 1806 ईस्वी का वेल्लोर का विद्रोह हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य कारण धार्मिक था। क्या था? तो इसका मुख्य कारण कैसा था? तो इसका मुख्य कारण धार्मिक था। ठीक है, यानी कि मेन कॉज वाज रिलीजियस, यानी कि इसका मुख्य कारण क्या था?
तो इसका मुख्य कारण जो था वो धार्मिक था, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि रिलीजियस कारण था, यानी कि टोपी ओपी लगाने पे, तुरा वगैरह रखने पे रोक लगा दिया गया था, तो यही कारण था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि इसका मुख्य कारण धार्मिक था। और इसको हवा देने वाले कौन थे? तो इसको हवा देने वाले टीपू सुल्तान के लड़के थे, जो उस समय जेल में बंद थे, और इन्होंने ही इसको क्या कर दिया था? तो हवा दे दिया था। अंग्रेजों ने धार्मिक हस्तक्षेप कर दिया था, तो उसी दौरान यह विद्रोह हुआ था। फिर 1824 ईस्वी में बैरकपुर की जो 47वीं रेजिमेंट का जो था विद्रोह, वो एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। ठीक है, कब होता है? तो 1824 ईस्वी में। कब? तो 1824 ईस्वी में। ठीक है, बैरकपुर किसका? तो बैरकपुर के 47वीं रेजिमेंट का, 47वीं रेजिमेंट का विद्रोह। ठीक है, रेजिमेंट का विद्रोह। ठीक है, किसका विद्रोह है? तो 47वीं रेजिमेंट का, यानी कि रिविलियन ऑफ, ठीक है, बैरकपुर, ठीक है, 47th रेजिमेंट। इस रेजिमेंट ने क्यों विद्रोह किया था भाई? तो 1824 ईस्वी का बैरकपुर का जो 47वीं, यानी कि रिवोल्ट ऑफ 47th रेजिमेंट ऑफ बैरकपुर इन 1824। ठीक है, ये किस लिए हुआ था? तो इसलिए हुआ था कि समुद्र यात्रा द्वारा बर्मा जाने से इनकार। ठीक है, किस लिए? तो समुद्र यात्रा द्वारा बर्मा जाने से इनकार। ये विद्रोह क्यों हुआ था? तो समुद्र यात्रा द्वारा वर्मा जाने से, समुद्र यात्रा द्वारा वर्मा यानी कि म्यांमार, जिसकी राजधानी रंगून थी, तो वर्मा जाने से इनकार कर दिया। वर्मा जाने से इनकार कर दिया। क्या कर दिया? तो इनकार कर दिया। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो 47वीं रेजिमेंट थी बैरकपुर की, कौन सी रेजिमेंट थी? तो बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट, बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी ने क्या किया कि समुद्र यात्रा से, यानी कि 47th रेजिमेंट ऑफ बैरकपुर। ठीक है, बैरकपुर की 47th रेजिमेंट। ठीक है, यानी कि इसने क्या किया? तो रिफ्यूज टू गो टू बर्मा बाय सी वेज। ठीक है, रिफ्यूज टू गो टू वर्मा बाय सी वेज, समुद्री यात्रा। अब आप कहेंगे कि सर समुद्री यात्रा से कैसे, मतलब समुद्री यात्रा का इन्होंने क्यों मना कर दिया? तो उस समय की अगर बात करेंगे तो उस समय मतलब जो धार्मिक मान्यता थी, जैसा हमने जब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को बताया था, तब हमने कहा था कि मनुष्य जो होता है वो अपने धर्म से गाइडेड होता है, यानी कि ही वाज मोर ओवर गाइडेड बाय हिज रिलीजन। ठीक है, एक व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं किसी देश का नागरिक नहीं हूं, या जो भी वो कह ले, लेकिन हर व्यक्ति का कोई ना कोई एक धर्म अवश्य होता है। तो धर्म के द्वारा इस समय गाइडेड होता था मनुष्य, और धर्म ये कहता है, यानी कि धार्मिक रूप से, मतलब कि समुद्र से यात्रा करना धार्मिक रूप से क्या था? तो बहिष्कृत, मतलब कि धार्मिक रूप से समुद्र यात्रा करना अनुचित था, यानी कि गलत था। ठीक है, यानी कि धर्म समुद्री यात्रा का अनुमति नहीं देता था। समुद्री यात्रा की अनुमति नहीं देता था। ठीक है, यानी कि मतलब धर्म के खिलाफ था, यानी कि सी वेज वाज अगेंस्ट द रिलीजन, अगेंस्ट द रिलीजन। ठीक है, यानी कि धर्म के खिलाफ था, और ये इतना कठोर था, इस कठोरता से इसको लागू किया जाता था कि अगर कोई व्यक्ति समुद्र से यात्रा करे,
या समुद्री माध्यम से यात्रा करे तो ऐसी स्थिति में उसको क्या, तो सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया जाता था। क्या दंड मिलता था, यानी कि सामाजिक रूप से बहिष्करण, सामाजिक रूप से क्या कर दिया जाता था, तो सामाजिक रूप से बहिष्कृत। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या कर दिया जाता था, तो सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया जाता था, यानी कि सोशल बायकट कर दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था, सोशल बायकट इसको कर दिया जाता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये अब सामाजिक बहिष्कृत जो है ये एक समाज की सबसे बड़ी सजा है, यानी कि कोई भी व्यक्ति समाज से अलग नहीं रह सकता है। क्योंकि अब मान लीजिए कि जैसे आप लोग भी गांव जवार के हैं, ठीक है, अगर मान लिया कि पड़ोसी के घर एगो बढ़िया जग बा, सारा खबर भी मिल गई कि बहुत बढ़िया रसगुल्ला भी बनता, मिठाई के एकदम भरमार बा, बुनिया भी बा, जलेबी भी बा, रसमलाई भी बा, पता लगे कि ओकरा से एकदम झगड़ा भइल बा भी 10 दिन पहले, ताकतो नहीं है, बोलाहूं के नहीं है कहत, तो फिर ऐसा सिचुएशन में कितना दर्द होगा समझ रहे हैं। तो वही वाला बात है सामाजिक बहिष्कार, यानी कि सामाजिक बहिष्कार तब भी, अब तो खैर छोड़िए, अब तो जैसे शहर वगैरह की बात करते हैं और शहर वगैरह में सामाजिक बहिष्कार जैसी ऐसी कोई समस्या खड़ी नहीं होती है, लेकिन तब क्या होता था, तो सामाजिक बहिष्कार जैसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती थी और लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ जाता था। जैसे मान लीजिए कि आपके घर कोई शादी ब्याह है, कोई आए नहीं, आपको अपने घर न बुलाए, कोई अच्छा काम हो बुरा काम हो, मान लीजिए कि किसी के घर में कोई मृत्यु हो गया और गांव पटीदार आस पड़ोस का कोई आपके यहाँ आ ही नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में सामाजिक बहिष्कार, तो ये सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। जब हमने राजाराम के मोहन राय के बारे में पढ़ा था तब हमने ये कहा था कि राजाराम मोहन राय जो थे वो एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समुद्री माध्यम से यात्रा किया, या समुद्र के माध्यम से यात्रा करके वो कहाँ पे गए थे, तो लंदन में गए थे। और वो अलग बात है कि उनकी मृत्यु वहीं पे हो गई थी और ब्रिस्टल में ही उनको दफना दिया गया था, लेकिन सबसे पहली बार समुद्री माध्यम से यात्रा करने वाले राजाराम मोहन राय ही हैं। चलिए अब आते हैं आगे 1857 के विद्रोह। 1857 का जो विद्रोह है रिविलियन है या रिवोल्ट हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कुछ चीजों को पहले देख लेते हैं अपने दरोगा के हिसाब से, जो हमारे सीधे सीधे एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। इसके बाद हम इसके कारण परिणाम प्रभाव इन सब के बारे में भी थोड़ा बहुत चीजों को देखेंगे जो हमारे दरोगा की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 इसको हम रिवोल्ट कहते हैं, इसको आप रिवोल्यूशन मत कह दीजिएगा, क्रांति नहीं है। क्या है ये, तो ये रिवोल्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। विद्रोह, तो हम विद्रोह के बारे में बात करेंगे 1857। इसका सरकारी इतिहासकार कौन है, तो एस.एन. सेन। ठीक है, ये देख लीजिएगा, सरकारी इतिहासकार, इसके सरकारी मतलब आजादी के बाद की हम बात करेंगे। सरकारी इतिहासकार यानी कि गवर्नमेंट हिस्टोरियन कौन है, तो गवर्नमेंट हिस्टोरियन की अगर बात करेंगे तो इसके सरकारी इतिहासकार हैं एस.एन. सेन। कौन है, एस.एन. सेन, यानी कि सुरेंद्रनाथ सेन। ठीक है, क्या नाम है इनका, तो सुरेंद्रनाथ सेन। ठीक है, यानी कि एस.एन. सेन। इस बात को ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक पुस्तक लिखा 1857। ठीक है, 1857 इनकी पुस्तक का ही नाम है। क्या है, 1857 क्या नाम है, तो 1857 इनके पुस्तक का ही नाम है। ठीक है, 1857 इस बात को ध्यान रखिएगा, इनके पुस्तक का क्या नाम है, तो 1857 जो है इनके पुस्तक का ही नाम है। 1857 वीर दामोदर सावरकर की बात करेंगे, वीडी सावरकर, तो इन्होंने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा। ठीक है, वीर सावरकर की बात करेंगे तो वीर सावरकर ने इसको क्या कहा, तो वीर सावरकर की अगर बात करेंगे तो वीर सावरकर ने इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्या कहा, तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, यानी कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि फर्स्ट, ठीक है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ
इंडिया। यानी कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन कहता है? तो ये वीर सावरकर है, या जिनको वीर दामोदर सावरकर या वीडी सावरकर के नाम से जाना जाता है। ये कुछ एक पॉइंट्स हैं। बेंजामिन डिज़रायली जो है उस समय विपक्ष के नेता थे ब्रिटिश संसद में। उन्होंने भी 1857 का जो विद्रोह है उसको एक तरीके से स्वतंत्रता संग्राम कहा है। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के तौर पर दर्शाया है। इसी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ एक और चीजों को देखते हैं। यानी कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो इस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था भाई? चलिए आगे अगले पेज पे पहले यहीं पे लिख देते हैं, बेंजामिन डिज़रायली ने भी स्वतंत्रता संग्राम माना। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा, बेंजामिन डिज़रायली ने भी, बेंजामिन डिज़रायली, ठीक है, मतलब ब्रिटिश संसद में विपक्ष के नेता थे। तो बेंजामिन डिज़रायली ने भी इसको क्या माना? तो इसको स्वतंत्रता संघर्ष के तौर पे स्वतंत्रता संघर्ष माना। ठीक है, स्वतंत्रता संघर्ष माना। ठीक है, यानी कि बेंजामिन डिज़रायली ऑल्सो एक्सेप्टेड इट एज ए फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, बेंजामिन डिज़रायली also accepted this as a freedom movement। ठीक है, मूवमेंट, यानी कि इसको क्या कहा? तो फ्रीडम मूवमेंट के तौर पे इसको माना। किसने? तो बेंजामिन डिज़रायली जो है उस समय विपक्ष के नेता थे, इन्होंने भी इसको क्या कहा? बोला कि ये स्वतंत्रता संघर्ष है। बाकी जेम्स आउटरम, टेलर अलग अलग है, वो हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है, जब 1857 के विद्रोह की हम बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ठीक है, ये सब सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे भाई? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा यहां पे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करेंगे तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इस समय कौन थे? जब भारत में ये विद्रोह चल रहा था तो ये थे पामरस्टन। कौन थे? पामरस्टन थे। सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है, पामरस्टन। ठीक है, पामरस्टन थे, यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामरस्टन थे। ठीक है, गवर्नर जनरल देख लीजिए कौन था भाई? तो गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो गवर्नर जनरल, ध्यान से लिखिएगा आप लोग, गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो आप सभी लोगों को पता है कि कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, जब 1857 का विद्रोह समाप्त हो गया, जब महारानी एलिजाबेथ का जब घोषणा आया, सॉरी विक्टोरिया का, एलिजाबेथ नहीं विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया की जब घोषणा 1858 ईस्वी में जब आई, मतलब इलाहाबाद में इस घोषणा को पढ़ा गया था, तो उसके बाद महारानी के प्रतिनिधि के तौर पर ये जो लॉर्ड कैनिंग है ना, भारत का प्रथम वायसराय बना। क्या बना? तो भारत का प्रथम वायसराय। ठीक है, वायसराय, यही है लॉर्ड कैनिंग, यानी कि फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। इस बात को ध्यान रखिएगा, कौन है? तो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, वायसराय ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का प्रथम वायसराय कौन है? तो भारत का प्रथम वायसराय यही लॉर्ड कैनिंग है। ठीक है, इसके अलावा प्रमुख सेनापति की बात करेंगे तो प्रमुख सेनापति कौन था? ठीक है, यानी कि तो इस समय एनीसन था, एनीसन। ठीक है, एनीसन था प्रमुख सेनापति, यानी कि चीफ या कमांडर इन चीफ। ठीक है, कमांडर इन चीफ कौन था? कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ की बात करेंगे तो कौन था? तो एनीसन था। इस बात को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। और युद्ध के बाद कमांडर इन चीफ कौन बना? यानी कि युद्ध शुरुआत के बाद सेनापति कौन बना? युद्ध, यानी कि युद्ध या 1857 का विद्रोह, युद्ध के दौरान सेनापति कौन रहा भाई? यानी कि कमांडर इन चीफ ड्यूरिंग
वॉर, ठीक है, कमांडर इन चीफ ड्यूरिंग वॉर, यानी कि युद्ध के दौरान कमांडर इन चीफ कौन था? तो कॉलिन कैंपबेल था। कौन था? तो कॉलिन कैंपबेल था। कौन था? कॉलिन कैंपबेल, ठीक है, कैंपबेल था। कॉलिन कैंपबेल जो था वो क्या था? तो युद्ध के दौरान, यानी कि जब 1857 का जब विद्रोह हो गया, तो उसी दौरान जो कॉलिन कैंपबेल था उसको कमांडर इन चीफ बनाया गया। उसके पहले अगर हम बात करेंगे तो उसके पहले कौन था? तो एनिसन था, यानी कि प्रमुख सेनापति, और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और जब युद्ध समाप्त हो जाता है, विक्टोरिया का जब घोषणा आता है, तो महारानी के प्रतिनिधि के तौर पे इसको वायसराय के तौर पे जाना गया, या वायसराय ये बना। ठीक है, अब आते हैं कारण के बारे में कि 1857 के विद्रोह का कारण क्या है। ठीक है, यानी कि 1857 के विद्रोह का कारण, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 1857 के विद्रोह का कारण, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि वी विल हैव टू कन्फाइंड अस नियर बाय द पेरिफेरी ऑफ दरोगा एग्जाम, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो विद्रोह का कारण यानी कि कॉज ऑफ द रिविलियन ऑफ 1857, रिविलियन ऑफ 1857, यानी कि 1857 के विद्रोह का कारण क्या था? तो सबसे पहले यहां पे ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे इसको डिस्क्राइब करते चल रहा हूं। सबसे पहले तो आप लोग इसमें लिख लीजिए राजनीतिक कारण। क्या है? तो राजनीतिक कारण, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, पॉलिटिकल कॉज। ठीक है, पॉलिटिकल कॉज कि राजनीतिक कारण में क्या था, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। राजनीतिक कारण ये रहा कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए, तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्क्राइब किया था कि वे लोग यहां पे व्यापार के उद्देश्य से आए थे, यानी कि दे केम इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। बट ड्यू टू द अनस्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशन इन इंडिया, दे बिकेम द ऑनर ऑफ दिस कंट्री, यानी कि जो राजनीतिक अव्यवस्था थी या जो राजनीतिक अस्थिरता थी, इसके कारण उन्होंने राजनीति में इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया, हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और फिर ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या कर दिया कि जो राजे राजवाड़े थे उनको अपदस्थ कर लिया, यानी कि उनको अपने क्षेत्र से विमुक्त कर दिया और बोला कि ठीक है, अब आपकी जितनी भी सत्ता है वो समाप्त कर दी जाती है, और छीन करके ये लोग क्या बन गए? तो भारत के स्वामी या मास्टर ऑफ द इंडिया बन गए। ठीक है, यानी कि हेड ऑफ द इंडिया। तो अब ऐसी स्थिति में जब हम बात करेंगे कि जो भी ये रजवाड़े थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, राजे महाराजे थे, जिनकी अपनी धन संपत्ति उनके राजवाड़े छीन लिए गए थे, जाहिर सी बात है कि वे लोग विद्रोह करेंगे, क्योंकि उनको अपना जो क्षेत्र है, जो रजवाड़े हैं, उसको उन्हें सेफ रखना है। जैसे अगर हम झांसी की रानी की बात करेंगे, तो झांसी की रानी इसलिए नहीं लड़ रही थी कि उनको भारत देश को आजाद कराना था या भारत से कोई लेना देना था, बल्कि वो इसलिए युद्ध कर रही थी कि उनको दत्तक पुत्र लेने का अधिकार जो था वो छीन लिया गया था, और वो अब अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर सकती थी। बिहार के क्षेत्र में अगर बाबू कुंवर सिंह जी की बात करेंगे जगदीशपुर में, तो वो भी इसलिए लड़ रहे थे कि उनकी जमींदारी छीन गई थी। अगर सिंधिया, ग्वालियर के जो राजघराने थे, सिंधिया, भोसले, अगर इन लोगों ने अंग्रेजों का समर्थन किया तो इनके अपने हित थे। ठीक है, तो बड़े पैमाने पर जब हम बात करेंगे राजनीतिक तौर पे, तो आपने ये भी देखा कि कैसे किस तरीके से जो लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो राजे रजवाड़े हैं उनको अपने राज्यों में मिलाया जा रहा है, जिसमें अंतिम कड़ी की अगर बात करेंगे तो अवध है। अवध को 1856 ईस्वी में मिस गवर्नेंस के बेस पे उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। इसके पहले जो सब्सिडियरी अलायंस की अगर हम बात करेंगे, वेलेजली की जो सहायक संधि है, उस सहायक संधि के द्वारा भी जो राजनीतिक ऑटोनोमस जो स्टेट्स थे, उनकी जो ऑटोनॉमी जो थी वो छीन ली गई थी। यानी कि अब न वो किसी विदेशी को अपने यहाँ नौकरी पे रख सकते थे, ना उनको रोजगार दे सकते थे, ना अपने पड़ोसियों के साथ कोई समझौता कर सकते थे, ना ही युद्ध कर सकते थे। तो ये दिस वाज द बेसिक रीजन बिहाइंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि दिस वाज द पॉलिटिकल रीजन बिहाइंड द रिवोल्ट। तो इसमें क्या है, राजनीतिक कारण में आप देखेंगे कि
एक लंबी कड़ी चलती है जिसमें अभी हमने डिस्कशन किया सहायक संधि यानी कि सब्सिडियरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि दयावसान का सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं, जिसमें अवध को 1856 ईस्वी में मिलाया गया। 1856 ईस्वी में मिस गवर्नेंस के आधार पर यानी कि कुशासन, अवध को 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगा करके मिलाया गया। ठीक है, कुशासन का आरोप। अब यानी कि मिस गवर्नेंस का आरोप लगा करके इसको मिलाया गया। हाँ, मैं एक सिर्फ उदाहरण यहां पे लिखा हूं, मतलब अब इसका मतलब ये मत समझिएगा कि सिर्फ एक ही कारण है। ठीक है, दत्तक पुत्र यानी कि अगर किसी राजे रजवाड़े या किसी वंश के पास अगर अपना कोई पुत्र नहीं हो तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकता था, तो एक पुत्र को गोद ले सकता था और उसको अपना शासक बना सकता था। अंग्रेजों ने ये भी छीन लिया, बोला कि नहीं, ऐसे किसी भी राजा को दत्तक लेने का कोई अधिकार नहीं है, और वो सभी क्षेत्र जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिए गए। आ रहा बात समझ में? तो राजनीतिक कारण, फिर यहां से हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आर्थिक कारण की बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम। आर्थिक कारण यानी कि इकोनॉमिक कॉज। ठीक है, इकोनॉमिक कॉज, और कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें जो है एक दूसरे से मिली हुई हैं, ओवरलैप कर रही है। आर्थिक कारण में क्या हुआ कि जितने भी जो दस्तकारी थे, आर्टिसंस थे, ठीक है, या जो कपड़ा बनाने वाले जो मतलब कि बुनकर, दस्तकार, जुलाहे, ये लोग जो थे, उनका शोषण किया गया। उनसे जबरदस्ती कच्चा माल, जो पहले खेतों से कच्चा माल उनको मिलता था वो छीन लिया गया, उसको भेज दिया जाता था ब्रिटेन में। ठीक है, और वहां से तैयार माल यहां पे आ जाता था। तो जब तैयार माल यहां पे आता था तो जाहिर सी बात है कि इनका रोजगार छीनने लगा था। तो आर्थिक कारण में एक तो यह है कि भाई जो इकोनॉमिक सेक्टर में जो आपका कपड़ा का जो क्षेत्र है, हस्तकारी, और फिर हस्तशिल्प और दस्तकारी का जो काम है वो डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइन इसलिए हो रहा है कि अब राजे महाराजे जो थे इनकी भी जो अपनी सत्ता थी वो भी छीन ली गई। तो अगर ये राजे रजवाड़े होते तो ये लोग जो आर्टिसंस थे ये इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट थे। हथियार वगैरह का भी निर्माण होता था, उनके शौक की चीजों को भी ये लोग बनाते थे। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये लोग खुद ही समाप्त हो गए, तो इनका जो आश्रय जो मिल रहा था वो समाप्त हो गया। और फिर ब्रिटिश जो आर्थिक नीति थी उसकी वजह से भी इन लोगों को बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ा। इसके साथ ही साथ इकोनॉमिक कॉज की जब हम बात करते हैं तो हमने लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में भी डिस्कशन किया था। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो जमींदारी, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी उसने भी येन केन प्रकीर्ण हर तरीके से भारतीय किसानों का शोषण किया और ज्यादा से ज्यादा जो धन संपदा जो था उसको अपने पास इकट्ठा किया। और इसमें भी महाजन बिचौलिए आ गए जिससे किसानों का लगातार शोषण बढ़ता गया। फिर एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन हुआ और ये कमर्शियलाइजेशन फोर्सफुली था, जबरदस्ती था यानी कि अगर टाइम से अगर ये लोग नहीं चुका पा रहे हैं जो इनका भू राजस्व का निर्धारण किया गया है, तो अगर जमींदार या जो किसान था अगर समय से नहीं चुका पा रहा है तो ऐसी स्थिति में उसकी जमींदारी को क्या कर दी जाती थी, तो नीलाम कर दी जाती थी। आ रहा बात समझ में? तो सिचुएशन ये हो गया था कि आर्थिक रूप से चाहे वो कलाकार हों, आर्टिसंस हों, व्यापारी हों, या फिर आप किसान की बात करेंगे, किसान हों, इन सबकी हालत जो थी वो खराब थी, यानी कि खस्ता हाल था। तो ऐसी स्थिति में ये लोग भी विद्रोह करेंगे। इसी बीच में इनाम कमीशन का एक गठन किया गया। इनाम कमीशन ने क्या किया कि 35,000 जमींदारी की जांच की और इस इनाम कमीशन ने 20,000 जमींदारी जब्त कर ली। क्या कर लिया? तो जमींदारी जो थी वो जब्त कर ली। कितना? तो 20,000 जमींदारी जो है वो जब्त कर ली। तो ये भी कारण था रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 ईस्वी के रिवोल्ट का ये भी एक कारण था। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो सामाजिक एवं धार्मिक कारण हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। सामाजिक एवं धार्मिक कारण, ठीक है क्या? तो सामाजिक एवं धार्मिक कारण, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि सोशियो एंड रिलीजियस कॉज, ठीक है, रिलीजियस कॉज। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या है, इसके बारे में भी समझाइए। बिल्कुल समझाएंगे, सामाजिक और धार्मिक कारण। क्योंकि देखिए अभी हमने पीछे भी पढ़ा था पिछली क्लास में कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में इंटरफेयर किया, सोसाइटी के क्षेत्र में, दे इंटरफेयर इन द सेक्टर ऑफ सोसाइटी।
और उन्होंने बहुत सारे सामाजिक सुधार के कार्य भी किए, जैसे सती प्रथा पे रोक लगाना, जो नर बलि प्रथा है उसको रोक लगा देना, विधवा विवाह की शुरुआत कर देना, ठीक है, बाल विवाह पे रोक लगा देना, कन्या भ्रूण हत्या पे रोक लगा देना। तो ये सभी जो सुधार के कार्य हुए, तो जो प्रगतिशील जो भारतीय थे या जो प्रोग्रेसिव जो थे, उन्होंने इन सुधारों का स्वागत किया, दे वेलकम दिस रिफॉर्म्स। बट जो कंजर्वेटिव थे, जो पुराने सोच वाले थे, जैसा हमने पिछली क्लास में एक धर्म सभा के बारे में बात किया था, जिसमें राजा राधाकांत देव हैं, उन्होंने धर्म सभा की स्थापना 1830 ईस्वी में सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, एंड दे वांटेड टू बी कंटिन्यू द प्रैक्टिस ऑफ सती सिस्टम। तो अब वो एक तरीके से कंजर्वेटिव विचारधारा के हो गए। इसी के अलावा जब नेटिव मैरिज एक्ट आया तो उसका विद्रोह बाल गंगाधर तिलक जी ने भी किया था, लेकिन तिलक जी जो थे वो प्रगतिशील विचार के थे, वो रूढ़िवादी नहीं थे, दे वर नॉट द कंजर्वेटिव। अगर वो किसी चीज का विरोध कर रहे हैं, अगर वो किसी चीज का विरोध कर रहे हैं, तो उनका यहां पे ये मंतव्य है कि ये सुधार होने तो चाहिए और ये सुधार आवश्यक है, लेकिन ये सुधार हमारे अंदर से होना चाहिए, ये सुधार भारतीयों के माध्यम से होना चाहिए, ना कि ब्रिटिशर्स के द्वारा थोपा जाना चाहिए। आ रहा बात समझ में? तो इसलिए वो इसका विरोध करते हैं, अदरवाइज वो प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है। तो ये समाज जो सुधार के कार्य हो रहे थे, तो जो कंजर्वेटिव जो लोग थे या जो रूढ़िवादी किस्म के जो लोग थे, उन्होंने ये समझा कि जो ब्रिटिश सरकार है वो हमारे मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रही है, तो वो लोग इसके खिलाफ थे। दूसरी चीज कि जब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बड़े पैमाने पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया, यहां तक कि जेल में प्रतिदिन एक ईसाई पादरी आता था और वो ईसाई धर्म में लोगों को शिक्षित करता था। यहां तक कि जो सैन्य अधिकारी या जो उच्च अधिकारी थे, वो हिंदुओं के देवता राम और मुस्लिमों के जो पैगंबर हैं हजरत मोहम्मद साहब, उनको खुले मुंह से एक ही साथ गाली देते थे। ठीक है, इसी दौरान एक और घटना हुई थी कि निर्योग्यता अधिनियम जो था उसको समाप्त, मतलब कि निर्योग्यता अधिनियम जो था उसके माध्यम से, जैसे पहले क्या था कि अगर कोई व्यक्ति अगर अपना धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म में चला जाता है, यानी ईसाई धर्म को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसको पैतृक संपत्ति से मुक्त कर दिया जाता था, यानी कि पैतृक संपत्ति में उसको हिस्सेदारी नहीं दी जाती थी। ये भारत में ये एक तरीके से प्रथा उस समय चल पड़ी थी, ताकि जो लोगों का कन्वर्जन है ईसाई धर्म में वो ना हो। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि एक अधिनियम लेकर के आए वो लोग, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, ठीक है, और इस धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम के माध्यम से उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी भारतीय अगर ईसाई धर्म में कन्वर्जन करता है, कन्वर्ट होता है, तो ऐसी स्थिति में उसको अपने पैतृक संपत्ति से मुक्त नहीं किया जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है कि ये सीधे सीधे भारतीयों को चुनौती था, और कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह विश्वास बैठ रहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत को इस्लाम में ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाह रहे हैं और ईसाई धर्म में परिवर्तन कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? तो एक ये कारण था, फिर सैनिक कारण था। एक और पॉइंट आप लोग यहां पे नोट कर लीजिएगा, सैनिक कारण, इट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट। सैनिक कारण कौन सा कारण था? सैनिक कारण, यानी कि मिलिट्री कॉज। मिलिट्री कॉज की बात करेंगे तो भारतीयों की योग्यता पे, भारतीयों की ईमानदारी पे कभी भी अंग्रेजों को भरोसा नहीं रहा, यानी कि जो भारतीय थे वो कभी भी सूबेदार से ऊंचे के पद पे नहीं जा सकते थे, यानी कि अगर ये मैक्सिमम अगर किसी हायर रैंक तक जा सकते थे तो वो था सूबेदार का पद, यानी कि मैक्सिमम जो हायर रैंक था वो क्या था? तो सूबेदार का पद, यानी कि सूबेदार के पद से ये लोग ऊंचा नहीं जा सकते थे। इसी समय 1854 में डाकघर अधिनियम को पारित कर दिया गया, और डाकघर अधिनियम के माध्यम से जो सेना अपने घरों पे, अपने रिश्तेदारों के पास जो फ्री ऑफ कॉस्ट डाक भेज सकती थी, उसके ऊपर पाबंदी लगा दिया गया और उसके लिए एक निश्चित रकम तय कर दी गई। इसी के साथ जो बैरक थे इनके, या जहां पे सेना, भारतीय जो सेना के लोग जो कार्यरत थे, और उनके साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था, उनके रहने का, खाने पीने की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही लो कैटेगरी की थी, यानी कि दैट वाज नॉट गुड, यानी कि वो बेहतर कैटेगरी की उनको सुविधा नहीं मिल रही थी।
ठीक है। ना रहने की, ना खाने पीने की, ना ही वेतन उनको उचित मिल रहा था, या जो गोरे सैनिकों थे उनसे कम वेतन मिल रहा था। तो एक तरीके से सैनिकों में भी क्या थी, तो रोष थी। किसान पहले से ही परेशान है, और जो हम सेना की बात करेंगे, उस सेना में सबसे ज्यादा जो सैनिक थे वो अवध यूपी के क्षेत्र के सैनिक थे। तो जब अवध को कुशासन का आरोप लगा करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, तो अवध के जो सैनिक थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए। ठीक है। और जो अवध का जो किसान था, हर घर से कोई ना कोई एक सैनिक था। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो 1857 का विद्रोह हुआ उसमें जो विद्रोही थे वो वर्दीधारी किसान थे। तो किसानों के ऊपर कहीं अत्याचार किया जा रहा है, तो उसके परिवार के होने के कारण सैनिक नाराज है। इसी दौरान इस समय जनरल इनलिस्टमेंट एक्ट को पारित कर दिया गया 1856 ईस्वी में, जनरल इनलिस्टमेंट एक्ट। इस जनरल इनलिस्टमेंट एक्ट के माध्यम से क्या हुआ कि जैसा कि हमने कहा कि उस समय समुद्री यात्रा करना धर्म के खिलाफ था, यानी कि इट वाज अगेंस्ट द रिलीजन। अब इसमें क्या कर दिया गया कि जो भी अब नए रंगरूट थे उनसे ये एक मतलब कि स्वीकृति ले ली जाती थी कि आपको समुद्री यात्रा करके विदेश भी जाना पड़ेगा सेवा देने के लिए, जबकि हमने कहा कि उस समय समुद्री यात्रा करना धर्म के खिलाफ था। तो ये सभी कारण थे, यानी कि इन सभी कारणों की अगर हम व्याख्या करेंगे तो एक तरीके से जब हम बात करते हैं भारत का, तो भारत एक तरीके से बारूद के ढेर पे बैठा हुआ था, और इसमें चिंगारी का काम किया तात्कालिक कारण ने। तात्कालिक कारण ये भी एक कारण है, ऑलरेडी बारूद के ढेर पे भारत बैठा हुआ था। और ये जो तात्कालिक कारण है जिसको हम बोलते हैं इमीडिएट कॉज, ये क्या है भाई? तो जब हम इमीडिएट कॉज की बात करेंगे या तात्कालिक कारण की बात करेंगे, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो एक पुरानी बंदूक थी ब्राउन बैस, ठीक है, उसको हटा करके एक इनफील्ड गन को इंट्रोड्यूस किया। और इस इनफील्ड गन में दांत से काट करके कारतूस को डालना होता था। और इसी बीच अफवाह फैल गई कि इसमें क्या मिला हुआ है, तो इसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। क्या मिली हुई है? तो गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। तो अब हिंदू और मुस्लिम जो दोनों हैं वो दोनों क्या हो गए? तो दोनों अगेंस्ट हो गए, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों ने ये मान लिया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहती है। इसीलिए इसने गाय और सूअर की चर्बी युक्त जो इनफील्ड जो राइफल है उसको इंट्रोड्यूस किया है। आप लोगों ने मंगल पांडे मूवी भी देखा होगा, तो सबसे पहला जो हमें विद्रोह दिखाई देता है, ठीक है, ब्राउन बैस। यहां पर देखिए तात्कालिक कारण जो है वो क्या है, तो ब्राउन बैस जो बंदूक है, ठीक है, ब्राउन बैस जो बंदूक है, इसकी जगह पे क्या इंट्रोड्यूस कर दिया गया? तो इसके जगह पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया इनफील्ड राइफल। क्या कर दिया गया? तो इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया, इनफील्ड राइफल, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और इस इनफील्ड राइफल में दांत से काट करके कारतूस को फिल करना होता था, ठीक है, यानी कि कारतूस को दांत से काट करके भरना था। क्या था? यहां पे लिख सकते हैं आप लोग, कारतूस को दांत से काट कर भरना था, दांत से काट कर भरना था। क्या था? तो कारतूस को दांत से काट कर भरना था, यानी कि गन पाउडर वाज फिल्ड विद कटिंग आफ्टर टीथ, ठीक है, गन पाउडर वाज फिल्ड, ठीक है, बाय कटिंग टीथ, ठीक है। और इसमें क्या था? दांत से, और जैसा कि हमने बोला, यानी कि ये अफवाह फैल गई कि गाय और सूअर की चर्बी, गाय और सूअर की चर्बी, ठीक है, यानी कि फैट ऑफ काउ एंड पिग, तो गाय एंड सूअर की चर्बी। अब आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा,
आमिर खान वाली याद है? हाँ बिल्कुल, सबके मन में आत्मा कुल बुला रही है कि सर हमने बिल्कुल देखा है। तो ये कौन सी है? तो मंगल पांडे मूवी का नाम है। क्या है? तो मंगल पांडे। ठीक है, मंगल सीनू नहीं, मंगल पांडे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मंगल पांडे के बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। विद्रोह का प्रारंभ जो है, हम लोग थोड़ा सा पृष्ठभूमि देख लेते हैं, बाकी विद्रोह का प्रारंभ तो हम लोग करा ही लेंगे। ठीक है, विद्रोह का प्रारंभ चलिए आगे करा लेंगे, पहले हम मंगल पांडे जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी विद्रोह का प्रारंभ हम लोग कराएंगे। ठीक है, तो मंगल पांडे की बात करेंगे। तो मंगल पांडे जो थे, यहां पे ध्यान से देखिएगा, मंगल पांडे, ठीक है, मंगल पांडे, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देता है कि मंगल पांडे जो थे किस इन्फेंट्री के थे? तो 34वीं इन्फेंट्री के थे। ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, 34वें नेटिव इन्फेंट्री के थे, इन्फेंट्री। ठीक है, 34th नेटिव इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री क्या थे? तो ये 34th नेटिव इन्फेंट्री के थे। कौन? तो हम यहां पे बात करेंगे मंगल पांडे का, इस बात को ध्यान रखिएगा। इन्होंने कब विद्रोह किया भाई? तो इनकी बात करेंगे तो 29 मार्च 1857 को मेजर ह्यूसन को गोली मार दिया। ठीक है, कब? तो इन्होंने 29 मार्च 1857, कब? तो 29 मार्च 1857 को विद्रोह किया। ठीक है, विद्रोह किया और मेजर ह्यूसन को गोली मार दिया, गोली मार दिया। क्या किया? तो हम मंगल पांडे के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन्होंने 29 मार्च को यानी कि किल्ड हिज सीनियर, ठीक है, मेजर ह्यूसन, ठीक है, यानी कि revealed on 29 March 1857 and killed मेजर ह्यूसन। ठीक है, इसके बाद 29 मार्च को इन्होंने ये कांड कर दिया। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को क्या कर दिया गया? तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। यानी कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। ठीक है, यानी कि मंगल पांडे executed on 8 अप्रैल 1857, यानी कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या कर दिया गया? तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। कोई डाउट किसी को यहां तक में? ठीक है, कारण हम लोगों ने पढ़ लिया। अब विद्रोह का प्रारंभ की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो विद्रोह का प्रारंभ ये एक तरीके से विद्रोह की कड़ी ही है। लेकिन जब हम फॉर्मल रूप से देखते हैं कि विद्रोह की शुरुआत कब से होती है, तो विद्रोह की बात करेंगे तो 10 मई 1857 को, यही आंसर आप लोग दीजिएगा और कुछ आंसर मत दीजिएगा। ठीक है, विद्रोह का प्रारंभ कब से होता है? तो 10 मई 1857 को विद्रोह का प्रारंभ मेरठ से होता है। कहां से? तो मेरठ से होता है। ठीक है, कहां से होता है? तो मेरठ से होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कहां से होता है? यानी कि ऑन मई 10, 1857 ए वाइड स्प्रेड रिविलियन स्टार्टेड। ऑन मई 10, 1857 a wide spread rebellion started from मेरठ।
मेरठ। कहां से? तो मेरठ से 10 मई 1857 में क्या होता है? तो इस विद्रोह का शुरुआत हो जाता है और यही वो समय है जहां से विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। इसका चिन्ह याद करके लिख लीजिएगा। इसका जो चिन्ह था, इस विद्रोह का चिन्ह जो था, यानी कि साइन जो था, वो क्या था? तो रोटी और कमल। क्या था? रोटी और कमल। ठीक है, रोटी और कमल, यानी कि ब्रेड एंड लोटस। यानी कि इसका चिन्ह जो था, यानी कि प्रतीक जो था, वो क्या था? तो ब्रेड एंड लोटस, यानी कि रोटी और कमल था। ठीक है। 11 मई को सेना दिल्ली पहुंची। कहां पहुंची? तो सेना दिल्ली पहुंची। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि आर्मी रीच दिल्ली ऑन 11 मई 1857। 11 में, ठीक है, 1857 की हम लोग बात कर रहे हैं। 18 मई को सेना कहां पहुंची? दिल्ली पहुंची। ठीक है। 12, ध्यान से देखिएगा, 12 मई को क्या हुआ? तो 12 मई को सेना ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। सेना ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, यानी कि आर्मी टुक कंट्रोल ऑफ दिल्ली ऑन 12 मई। यानी कि 12 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा किसने कर लिया? तो सेना ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यानी कि दिल्ली की हम अगर बात करेंगे तो दिल्ली में ये सेना कब आई थी? तो 11 मई 1857 को आई थी, जब बिपिन चंद्रा जी का आप किताब पढ़ेंगे, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्णन किया गया है कि अभी सूरज निकला ही था कि दिल्ली की जो सेना थी वो, मतलब मेरठ से जो सेना थी वो पहुंच चुकी थी। ठीक है। अब यहां पे देखिए, इसके बारे में बात करेंगे तो दिल्ली में जो अंग्रेज अधिकारी था फ्रेजर, ठीक है, यानी कि अंग्रेज अधिकारी जो फ्रेजर था वो मारा गया। ठीक है। दिल्ली में अंग्रेज अधिकारी फ्रेजर मारा गया। कौन मारा गया? तो फ्रेजर मारा गया। ठीक है। यानी कि ब्रिटिश ऑफिशियल फ्रेजर किल्ड इन दिल्ली। ठीक है। दिल्ली में मारा गया। फ्रेजर रोकने की कोशिश किया लेकिन ये मारा गया। दिल्ली पे 12 तारीख को अधिकार हो गया। अच्छा, अब जो सेना आई सीधे लाल किला पहुंच गई। उस समय अभी जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर थे। ठीक है। इस समय मुगल बादशाह कौन था? इस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। कौन था? तो इस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। ठीक है। यानी कि मुगल एम्पायर वाज बहादुर शाह जफर। ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह जफर मुगल शासक था और सेना ने बहादुर शाह जफर को अपना नायक या नेतृत्वकर्ता घोषित किया। ठीक है। यानी कि सेना ने, जो मेरठ से सेना आई थी, सेना ने बहादुर शाह जफर को अपना नेतृत्वकर्ता माना या बनाया। ठीक है। यानी कि लीडर कौन बना? तो लीडर बहादुर शाह जफर बना। वैसे अगर
आप अंदर जा करके देखेंगे तो बहादुर शाह जफर को लीडर बनने का कोई मतलब नहीं था, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि हम लीडर बने, लेकिन अब सेना के सामने चली नहीं इनकी, चारों तरफ से सेना ने इनको घेर लिया, नमाज पढ़ के उठे ही थे, बोला कि आपको हमारा नेता बनना है, तो बहादुर शाह जफर जो है वो नेता बने। हालांकि दिल्ली का जो विद्रोह था उसका नेतृत्व बरेली के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बख्त खां, बख्त खां ने नेतृत्व किया। ठीक है, दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व, यहां पर लिख लीजिएगा, दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व, दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व बख्त खां ने किया। क्या किया? विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो विद्रोह का नेतृत्व बख्त खां, बख्त खां ने किया, बख्त खां ने किया। ठीक है, बख्त खां ने किया। ठीक है, यानी कि दिस वाज लेड बाय बख्त खां, बख्त खां ऑफ बरेली, बख्त खां ऑफ बरेली। ये वही बरेली है जहां झुमका गिरा था और अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, तो ये वही बरेली है जहां पे झुमका गिरा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जो ब्रिटिश शस्त्रागार था, जो आर्मरी था, उसका अधिकारी विलोबी था। कौन था? तो विलोबी, यानी कि दिल्ली का अंग्रेज शस्त्रागार प्रभावी विलोबी पराजित हुआ। ठीक है, यानी कि अंग्रेज शस्त्रागार अधिकारी विलोबी पराजित हुआ। कौन? तो विलोबी पराजित हुआ। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश आर्मरी ऑफिशियल विलोबी got defeated by आर्मी। ठीक है, विलोबी जो है वो हार गया। अच्छा, बहादुर शाह के बारे में आएंगे अभी। एक चीज और लिख लीजिएगा, दिल्ली का जो प्रशासन है, ठीक है, सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को तो सम्राट घोषित कर दिया। दिल्ली की प्रशासन की देखभाल हेतु सैनिकों ने 10 सदस्यीय एक परिषद का गठन किया। ठीक है, दिल्ली की प्रशासन की देखभाल हेतु, दिल्ली की प्रशासन की देखभाल हेतु सैनिकों ने एक 10 सदस्यीय परिषद का गठन किया। क्या किया? गठन किया। ठीक है, अब इस 10 सदस्यीय जो परिषद है, इसमें ध्यान से देखिएगा, 6 सैनिक और 4 सिविलियन थे। कितने? 6 सैनिक थे, 6 सैनिक और 4 सिविलियन थे। क्या थे? तो सिविलियन थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, 4 सिविलियन थे। इस बात को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा आप सभी लोग। यानी कि दिल्ली की प्रशासन की देखभाल हेतु सैनिकों ने एक 10 सदस्यीय परिषद का गठन किया। यानी कि टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली, सोल्जर्स फॉर्म्ड टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली, ठीक है। द सोल्जर्स फॉर्म ए काउंसिल ऑफ ठीक है, सोल्जर फॉर्म ए काउंसिल ऑफ 10 मेंबर्स। कितने का? तो काउंसिल ऑफ 10 मेंबर्स। इसमें क्या है? तो 6 मिलिट्री है, ठीक है, यानी कि सैनिक है, एंड 4 सिविलियन है। क्या है?
तो 4 सिविलियन है और 6 क्या है, तो मिलिट्री का है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इस चीज को आप सभी लोग नोट करते चलिएगा। बहादुर शाह जफर के ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात कर रहे हैं। बहादुर शाह जफर के बारे में जैसा कि हमने कहा कि उनकी इच्छा नहीं थी कि वे सम्राट बने या इस आंदोलन का नेतृत्व करें, लेकिन सैनिकों ने जब दबाव डाला तो उनको इस आंदोलन का नेतृत्व करना पड़ा, यानी कि दे विल हैव टू लीड दिस मूवमेंट। जब ये आंदोलन समाप्त हो गया तो इनको भेज दिया गया कहां पे, तो इनको भेज दिया गया वर्मा रंगून में। 1837 ईस्वी में इनकी राज्यारोहण हुआ था, यानी कि कोरोनेशन हुआ था। तकरीबन 20 साल तक रहे थे। ये जरूर नोट कर लीजिएगा, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक है, ये एक बेहतरीन शायर था। बहादुर शाह जफर कहता है, कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमी भी न मिली कुए यार में। यानी कि बहादुर शाह जफर को इस बात का दुख है कि उसको उस मातृभूमि में दफन होने का भी जगह नहीं मिला जहां पे उसका जन्म हुआ था। तो वही बोलता है कि कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। उसका एक और लाइन है कि कितना, ये तो हो गया कितना बदनसीब, ये बोलता है कि ना किसी के आंखों का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं। ठीक है, या ना किसी के दिल का करार हूं, ना किसी के आंखों का नूर हूं, या ऐसे कर लीजिए, ना किसी के आंखों का नूर हूं, ना मैं किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सका वो मैं बुझता हुआ चिराग हूं। ये बहादुर शाह जफर का स्टेटमेंट है। बहादुर शाह जफर एक बेहतरीन शायर था। इसके बाद मुगल सत्ता समाप्त हो जाती है और मिर्जा गालिब की बात करेंगे तो मिर्जा गालिब जो है 1857 का विद्रोह का उन्होंने आंखों देखा हाल बताया था। दिल्ली के विद्रोह की बात करेंगे तो दिल्ली के विद्रोह का दमन हडसन ने किया। दिल्ली में आप जाइएगा मुखर्जी नगर के पास तो हडसन लेन भी है, हडसन लेन, आज भी उसका नाम है हडसन लेन। तो दिल्ली के विद्रोह का दमन किसने किया, तो हडसन ने किया। तो दिल्ली के विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया, तो दिल्ली के विद्रोह का दमन हडसन के द्वारा किया गया, हडसन द्वारा किया गया। ठीक है, हडसन द्वारा किया गया। ठीक है, यानी कि रिवोल्ट ऑफ दिल्ली वाज सप्रेस्ड बाय, दिल्ली वाज सप्रेस्ड बाय हडसन। ठीक है, हडसन, यानी कि दिल्ली का जो विद्रोह है, दिल्ली के विद्रोह का दमन किसके द्वारा, तो हडसन के द्वारा किया गया। दिल्ली में जाइएगा तो हडसन लेन भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा विद्रोह की शुरुआत मेरठ के बाद सबसे पहले हमें दिल्ली में दिखाई देती है। तो सर्वप्रथम दिल्ली के विद्रोह का ही दमन हुआ था। यह भी आप लोग नोट कर सकते हैं कि सर्वप्रथम दिल्ली के विद्रोह का ही दमन हुआ था। ठीक है, दमन हुआ था। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल द रिवोल्ट ऑफ दिल्ली वाज सप्रेस्ड। ठीक है, सप्रेस्ड, यानी कि दिल्ली के विद्रोह का ही सबसे पहले दमन हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, यानी कि हडसन के द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया था और सबसे पहले कहां पे, तो दिल्ली के विद्रोह का ही दमन हुआ था। अब हम लोग बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में। कहां पे बढ़ते हैं, तो उत्तर प्रदेश में बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो विद्रोह हुए थे, कैसे कैसे इसका नेतृत्व हुआ था, क्या क्या हुआ था। तो अब उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब को देखेंगे जहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। उत्तर प्रदेश, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो यूपी में सबसे पहले आपको दिखाई देगा लखनऊ में। कहां पे, तो लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं अवध। ठीक है, अवध की बात करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। कहां पे, तो लखनऊ या अवध की बात करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसी अवध को 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया।
कुशासन का आरोप लगाकर क्या किया गया था? तो कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, यानी कि इट वॉज बीइंग एसिमिलेटेड इन ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, बाय इम्पोजिंग मिस गवर्नेंस। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पे एक तरीके से गुबार तो था ही, लोगों में खींच तो था ही, यानी कि ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ उनके मन में गुबार था। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे अवध की, तो अवध में हमें कब दिखाई देता है? तो अवध की अगर बात करेंगे तो यहां पे हमें दिखाई देता है 4 जून 1857 ईस्वी को। ठीक है, यानी कि 4 जून 1857 ईस्वी को। अवध के अंतिम शासक कौन थे? वाजिद अली शाह। ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिएगा, अंतिम शासक अवध के। तो अंतिम शासक जो थे, अंतिम शासक यानी कि लास्ट रूलर वाजिद अली शाह। कौन थे? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। ठीक है, यानी कि वाजिद अली शाह के बारे में बात करेंगे तो अंग्रेजों ने मिस गवर्नेंस का आरोप लगा करके अवध को छीन लिया, और जब अवध को छीन लिया तो इनको पेंशन देने की बात की गई। बोला, अंग्रेजों ने बोला कि ठीक है हम आपको पेंशन दे देते हैं। बोले कि नहीं, हमारे पूर्वजों की जो सत्ता थी उसको जब अंग्रेजों ने छीन लिया तो हम अंग्रेजों से कोई पेंशन नहीं लेंगे। और उन्होंने एक लाइन कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो मेरे अहले वतन अब हम तो सफर करते हैं। ये लाइन इन्हीं का है, वाजिद अली शाह का है, कि दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो मेरे अहले वतन अब हम तो सफर करते हैं। वो अलग बात है कि इसका उपयोग बड़े पैमाने पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो क्रांतिकारी जो थे उनके द्वारा इसका उपयोग किया गया है, लेकिन ये लाइन किसका है? तो ये लाइन इन्हीं का है, वाजिद अली, नवाब वाजिद अली शाह का। इन्हीं की एक बेगम थी, बेगम हजरत महल। नेतृत्व किसने किया, यानी कि यहां पे लीडरशिप किसने दिया? तो लीडरशिप की बात करेंगे तो लीडरशिप बेगम हजरत महल। कौन है? बेगम हजरत महल। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन है? बेगम हजरत महल। ठीक है, कौन है? तो बेगम हजरत महल है। अगर इनके बारे में बात करेंगे तो इनको महक परी की उपाधि दी गई थी, क्योंकि ये क्या करती थी? तो ये विदेशों से परफ्यूम लगा करके मारती थी। महक परी की उपाधि, महक परी की उपाधि इनको मिली हुई थी। ठीक है, यानी कि टाइटल ऑफ महक परी, महक परी। ठीक है, महक परी। ठीक है, यहां पे इस विद्रोह का कोई नतीजा नहीं निकला और इनको कहां भागना पड़ा? बाद में नेपाल चली गई। कहां? तो बाद में नेपाल चली गई। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कहां चली गई? यानी कि शी वेंट नेपाल, लेटर ऑन शी वेंट नेपाल। इन्होंने क्या किया कि अपने पुत्र विजरिस कादिर को, अपने नाबालिग पुत्र विजरिस कादिर को, अपने नाबालिग, ठीक है, पुत्र विजरिस कादिर को क्या किया? तो विजरिस कादिर को शासक बनाया और बागडोर संभाला इस आंदोलन का। विजरिस कादिर को नवाब बनाया। क्या किया? तो नवाब बनाया। ठीक है, यानी कि विजरिस कादिर became the Nawab who was minor, and this movement यानी कि revolt of 1857 in Lucknow और अवध was led by बेगम हजरत महल whose title was महक परी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया? तो दिस रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड बाय कैंपबेल। कैंपबेल ने इस विद्रोह का दमन किया। इन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया और फिर भाग करके कहां चली गई? तो नेपाल में चली गई। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं फैजाबाद की तरफ, लखनऊ में। ठीक है, फैजाबाद, लखनऊ के बाद अब कहां बढ़ेंगे? तो फैजाबाद। ठीक है, फैजाबाद ये भी लगभग लखनऊ के आसपास का ही क्षेत्र है।
यहां पे नेतृत्वकर्ता कौन था? तो नेतृत्व किसने दिया? यानी कि लीडरशिप। लीडरशिप के बारे में अगर बात करेंगे तो यहां पे नेतृत्वकर्ता मौलवी अहमदुल्ला हैं। कौन है? मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला कौन है? तो मौलवी अहमदुल्ला है। वैसे अगर इनके बारे में बात करेंगे तो इनका जन्म जो है कर्नाटक के क्षेत्र में हुआ था, लेकिन इन्होंने फैजाबाद के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया? तो इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्होंने धर्म युद्ध या मतलब विद्रोह के दौरान जिहाद का नारा दिया था। इन्होंने क्या किया था? तो विद्रोह के दौरान जिहाद का नारा, विद्रोह के दौरान क्या किया था? अरकाट में वैसे इनका जन्म हुआ था, कर्नाटक में। तो विद्रोह के दौरान जिहाद, जिहाद यानी कि धर्म युद्ध, ठीक है, धर्म युद्ध, जिहाद का नारा दिया। क्या किया? तो जिहाद का नारा दिया, यानी कि गेव द स्लोगन ऑफ जिहाद, जिहाद ड्यूरिंग वॉर। ठीक है, यानी कि युद्ध के दौरान क्या किया? तो इन्होंने जिहाद का नारा, जिसको हम धर्म युद्ध बोलते हैं, इनके ऊपर मौलवी अहमदुल्ला के ऊपर कितना? तो इनके ऊपर 50,000 का इनाम था। क्या था? इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था। ठीक है, इनाम था कितने का? तो 50,000 का इनाम था। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि देयर वाज ए रिवार्ड ऑफ 50,000। ठीक है, यानी कि इनको पकड़वाने के ऊपर देयर वाज अ रिवार्ड ऑफ 50,000। अब आप समझिए कि अंग्रेज अगर उस समय में इस मौलवी जी के ऊपर अगर 50,000 रुपये का इनाम रखते हैं तो ये कितने परेशान हैं अंग्रेज इनसे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तभी उन्होंने क्या किया? तो 50,000 रुपये का इनाम रखा था। आ रहा बात समझ में? यानी कि देयर वाज ए रिवार्ड ऑफ 50,000। इन्होंने एक समानांतर सरकार, फैजाबाद में इन्होंने क्या किया? तो समानांतर सरकार की स्थापना की। समानांतर क्या किया? तो समानांतर सरकार की स्थापना की। क्या किया? तो समानांतर सरकार की स्थापना की, यानी कि फाउंडेड ए पैरेलल गवर्नमेंट। क्या किया? या इस्टेब्लिश ए पैरेलल गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि इनके बारे में बात करेंगे तो क्या है भाई? तो इस्टेब्लिश अ पैरेलल गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना की किसके द्वारा? तो इन्हीं के द्वारा, या इनके ऊपर 50,000 का इनाम था। पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना इन्होंने किया। इन्होंने क्या किया? गुरिल्ला युद्ध के द्वारा संघर्ष को जारी रखा। ठीक है, गुरिल्ला युद्ध द्वारा संघर्ष जारी रखा। क्या किया? तो जारी रखा। क्या किया? तो गुरिल्ला युद्ध के द्वारा संघर्ष जारी रखा, यानी कि गुरिल्ला युद्ध के द्वारा मतलब कि दे कंटिन्यू द स्ट्रगल थ्रू गुरिल्ला वारफेयर, थ्रू गुरिल्ला वारफेयर, गुरिल्ला वारफेयर। ठीक है, यानी कि गुरिल्ला युद्ध के द्वारा इन्होंने क्या किया? तो गुरिल्ला युद्ध के द्वारा इन्होंने संघर्ष को जारी रखा। फैजाबाद की अगर बात करेंगे तो फैजाबाद और लखनऊ में, यहां पे लिख लीजिएगा, फैजाबाद एवं लखनऊ में बाद में मौलवी जी बुंदेलखंड की सीमा पे मारे गए थे। कहां पे? तो दे वर किल्ड, ठीक है, ऑन द बॉर्डर ऑफ बुंदेलखंड, यानी कि बुंदेलखंड की सीमा पे ये मारे गए थे। कौन? मौलवी साहब, यानी कि पकड़े गए, और पकड़े गए मतलब गोली वोली लग गया। ठीक है, तो फैजाबाद और अवध में कैंपबेल ने विद्रोह का दमन किया। ठीक है,
यानी कि रिविलियन इन फैजाबाद एंड अवध was suppressed by कैंपबेल। ठीक है, तो ये कैंपबेल के द्वारा दबा दिया गया। अब बात करेंगे कहां का? कानपुर का, यानी कि कानपुर में विद्रोह फैला, नोट कर लीजिएगा यहां पे। अब हम बात करेंगे कानपुर का। किसकी बात करेंगे? तो कानपुर की बात करेंगे। तो चलिए कानपुर की बात करेंगे। तो यहां पे विद्रोह कब फैलता है? तो यहां पे अगर हम विद्रोह की बात करेंगे तो यहां पे जो विद्रोह फैलता है 5 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह फैलता है। कब फैलता है? तो 5 जून 1857, 5 जून 1857 को। ठीक है, यानी कि 5 जून 1857। यहां पे नेतृत्वकर्ता कौन है? तो यहां पे नेतृत्वकर्ता जो है नाना साहब हैं। ठीक है, यहां पे ध्यान से देखिएगा, नेतृत्वकर्ता, हम किसकी बात करेंगे? नेतृत्वकर्ता यानी कि लीडरशिप की बात करेंगे। तो नेतृत्वकर्ता कौन है? तो नाना साहब। कौन है? नाना साहब। ठीक है, इनका असली नाम क्या था? तो असली नाम धोंधू पंत था। क्या था? तो धोंधू पंत था। ठीक है, धोंधू पंत क्या था? तो इनका असली नाम जो था वो क्या था? तो इनका असली नाम था वो धोंधू पंत था। इस बात को ध्यान रखिएगा। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो नाना साहब, और ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ये कौन थे? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। क्या थे? तो दत्तक पुत्र थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि दत्तक का मतलब होता है गोद लिया हुआ। यानी कि पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है, यह मतलब कि मराठा पेशवा जो थे, ये मराठा पेशवा ही थे, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। इनकी पेंशन बंद हो गई थी। तो पेंशन बंद हो जाने से ये नाराज थे। ठीक है, यानी कि क्या थे? तो पेंशन बंद होने से ये नाराज थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अजीमुल्ला खां की बात करेंगे तो अजीमुल्ला खां जो थे नाना साहब के मंत्री एवं सलाहकार थे। ठीक है, अजीमुल्ला खां नाना साहब के मंत्री एवं सलाहकार। ठीक है, तो यहां पे देखिए अजीमुल्ला खां की बात करेंगे तो नाना साहब के मंत्री भी थे और सलाहकार भी थे। ठीक है, यहां पे देखिए अजीमुल्ला खां नाना साहब के मंत्री एवं सलाहकार भी थे। क्या थे? तो सलाहकार भी थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि अजीमुल्ला खां वाज मिनिस्टर एंड ठीक है, क्या थे भाई? तो सलाहकार थे, मिनिस्टर एंड एडवाइजर ऑफ नाना साहब, एंड एडवाइजर ऑफ नाना साहब। ठीक है, यानी कि नाना साहब के मंत्री एवं सलाहकार कौन थे? तो नाना साहब के मंत्री एवं सलाहकार, ठीक है, कौन थे? तो अजीमुल्ला खां थे। तात्या टोपे के बारे में बात करेंगे तो तात्या टोपे जो नाना साहब थे उनके सेनापति थे। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे? तो तात्या टोपे नाना साहब के, ठीक है, नाना साहब के क्या थे भाई? तो तात्या टोपे की बात करेंगे तो नाना साहब के कमांडर थे, यानी कि सेनापति थे। नाना साहब के सेनापति थे। क्या थे?
तो सेनापति थे, यानी कि तात्या टोपे, तात्या टोपे वाज कमांडर, कमांडर इन चीफ या कमांडर ऑफ, ठीक है, तात्या टोपे वाज कमांडर ऑफ नाना साहब, ठीक है, नाना साहब, नाना साहब, ठीक है, नाना साहब। नाना साहब का ओरिजिनल नाम धोंधू पंत हमने पढ़ लिया था, लेकिन तात्या टोपे का वास्तविक नाम, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है, तात्या टोपे का, तात्या टोपे का वास्तविक नाम, वास्तविक नाम यानी कि रियल नेम ऑफ तात्या टोपे, ठीक है, रियल नेम ऑफ तात्या टोपे, तात्या टोपे। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है, क्या था, तो रामचंद्र, रामचंद्र पांडुरंग, पांडुरंग क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का असली नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग था। यहां का जो विद्रोह था वो हैवलॉक, नील तथा कैंपबेल के द्वारा दमित किया गया, यानी कि दिस रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड बाय हैवलॉक, नील और कैंपबेल, हैवलॉक, नील एंड कैंपबेल। यू मस्ट नोटेड दिस थिंग्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को ये सारे पॉइंट्स नोट कर देने चाहिए, क्योंकि यहां से सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस लड़ेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। इधर उधर मत करिएगा, मटरगस्ती मत करिएगा, सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से लड़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, किधर चलेंगे, तो अब हम लोग बढ़ेंगे झांसी की तरफ, ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में हम लोग इतना पढ़ लिए, बताइए, चलिए उत्तर प्रदेश को ऊपर कर लेते हैं और यहीं पे झांसी पढ़ लेते हैं, ऐसा भी क्या है, ठीक है। यहीं पे हम लोग झांसी के बारे में भी अभी हम लोग पढ़ लेते। आगे बढ़ते हैं, यहां पे हम लोग पढ़ लेते हैं, उत्तर प्रदेश में झांसी के बारे में देख लेते हैं, ऐसा भी क्या है। चलो उत्तर प्रदेश में हाँ, यहां पे झांसी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। झांसी, ठीक है, चलिए झांसी के बारे में बात करेंगे। तो झांसी में किसके द्वारा, तो नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, यानी कि लीडरशिप, ठीक है, नेतृत्व किसके द्वारा, तो नेतृत्व यानी कि लीडरशिप, लीडरशिप किसके द्वारा, तो ये लीडरशिप की अगर हम बात करेंगे तो ये रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, रानी लक्ष्मीबाई बाय क्वीन लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा ये नेतृत्व किया गया। कहां पे, तो झांसी में। इसका दमन किसके द्वारा, तो ह्यूरोज के द्वारा हुआ। इसका दमन किसके द्वारा, यानी कि सप्रेस, सप्रेस किसके द्वारा, तो ये ह्यूरोज के द्वारा हुआ था, ह्यूरोज द्वारा, किसके द्वारा, तो ह्यूरोज द्वारा इसका दमन हुआ, ठीक है, बाय ह्यूरोज,
ह्यूरोज। ठीक है, तो ये ह्यूरोज के द्वारा इसका दमन किया गया था, जो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा ये झांसी में नेतृत्व किया गया था। ठीक है, बनारस की बात करेंगे तो बनारस में कर्नल नील के द्वारा। ठीक है, बनारस में किसके द्वारा? तो बनारस में विद्रोह का दमन कर्नल नील के द्वारा किया गया। ठीक है, बनारस में दमन कर्नल नील के द्वारा, कर्नल नील द्वारा। झांसी की रानी का जो जन्म है वो बनारस में ही हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बनारस में। उनका बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका था, उनके पति का नाम गंगाधर राव था। तो अब चूंकि झांसी की रानी के बारे में हम लोग बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग 1857 को पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग अपने आप को सीमित रखेंगे पेरिफेरी टू दरोगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां पे बनारस में दमन कर्नल नील के द्वारा, यानी कि द रिवोल्ट ऑफ बनारस वाज सप्रेस्ड बाय, ठीक है, कर्नल नील। ठीक है, यानी कि कर्नल नील के द्वारा ये विद्रोह का दमन किया गया था बनारस में। बरेली या रुहेलखंड की बात करेंगे, यूपी में ही घूम रहे हैं हम लोग, तो बरेली ये वही बरेली है जहां झुमका गिरा था, याद है ना, बरेली। ठीक है, अभी तक मिला है कि नहीं मिला है पता नहीं। ठीक है, इसी को हम रुहेलखंड बोलते हैं, रुहेलखंड का क्षेत्र है, रुहेलखंड का क्षेत्र। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ रुहेलखंड, एरिया ऑफ रुहेलखंड। ठीक है, रुहेलखंड का ये क्षेत्र है। यहां पे किसने, तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो खान बहादुर खां। ठीक है, खान बहादुर खां ने इसका नेतृत्व किया। ठीक है, किसके द्वारा? तो खान बहादुर खां। ठीक है, यानी कि लेड बाय खान बहादुर खां। ठीक है, यानी कि खान बहादुर खां के द्वारा क्या किया गया? तो इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया मुगल शासक के नाम पे। किसके द्वारा? तो कैंपबेल द्वारा। ठीक है, दमन किसके द्वारा? तो कैंपबेल द्वारा। इसका भी दमन किसके द्वारा किया गया? तो दमन के बारे में बात करेंगे तो दमन यानी कि सप्रेशन बाय कैंपबेल द्वारा। किसके द्वारा? कैंपबेल द्वारा, यानी कि बाय कैंपबेल। ठीक है, कैंपबेल के द्वारा इसका दमन किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कैंपबेल ने कहां कहां दमन किया था? तो हमने पढ़ा लखनऊ, कानपुर, ठीक है, LKO, CNBE कानपुर, बरेली, फैजाबाद। ठीक है, अरे बात समझ में, फैजाबाद, ये सब कैंपबेल के द्वारा दमन किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये जो है कैंपबेल ने ही इन सभी क्षेत्रों में इस 1857 का जो रिवोल्ट है उसका दमन किया था। अरे बात समझ में। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं किधर? तो अब हम लोग बढ़ेंगे पटना की तरफ। किधर बढ़ेंगे? यानी कि बिहार की तरफ। बिहार की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं, बिहार की तरफ बढ़ते हैं। तो बिहार में अगर बात करेंगे तो हम पटना से शुरुआत करते हैं। पटना, तो पटना की बात करेंगे तो यहां पे किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो पीर अली आप लोगों ने पढ़ा होगा बिहार स्पेशल में भी। तो पटना में किसके द्वारा? तो पीर अली। वो अलग बात है कि बीपीएससी पटना में ही मान लेता है किसको, तो बोलता है कि बाबू कुंवर सिंह ने किया था, लेकिन ऐसा नहीं है, पीर अली है। और पीर अली जो थे वो क्या थे? पीर अली की अगर बात करेंगे तो पीर अली क्या थे? तो पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे। क्या थे? तो पुस्तक विक्रेता थे, यानी कि ये क्या थे? तो बुक सेलर थे। अब अपना बिहार है तो बिहार से संबंधित तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी बिहार स्पेशल ये नहीं है, नेशनल हिस्ट्री है, तो इसलिए हम वहीं तक सीमित रहेंगे बिहार स्पेशल में, और अंदर जाकर के पढ़ेंगे। ठीक है, आगे अब निकल करके आता है जगदीशपुर आरा। ठीक है, जगदीशपुर
जगदीशपुर, जगदीशपुर की बात करेंगे तो यहां पे किसने नेतृत्व किया? तो वीर कुंवर सिंह, बाद में अमर सिंह के द्वारा नेतृत्व हुआ। वीर कुंवर सिंह, किसके द्वारा? वीर कुंवर सिंह, कुंवर सिंह किसके द्वारा? तो बाय वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। ठीक है। बाद में अगर हम बात करेंगे तो बाद में विद्रोह का नेतृत्व, ठीक है, बाद में जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व, जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व, विद्रोह का नेतृत्व अमर सिंह द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो अमर सिंह द्वारा किया गया। ठीक है, अमर सिंह द्वारा किया गया। यानी कि लेटर दिस रिवोल्ट वाज लेड बाय अमर सिंह। किसके द्वारा? तो बाद में अमर सिंह इन जगदीशपुर, जगदीशपुर में किसके द्वारा? तो ये अमर सिंह के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया। ठीक है। इस विद्रोह की नेतृत्व आउटरम, जेम्स आयर एंड टेलर, इस विद्रोह का दमन आयर, इस विद्रोह का दमन विंसेंट आयर एंड आयर और डब्ल्यू टेलर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो डब्ल्यू टेलर द्वारा किया गया। ठीक है, किया गया। ठीक है। यानी कि दिस रिवोल्ट वाज लेड बाय suppressed by Vincent Eyre and W. Taylor। विंसेंट आयर और डब्ल्यू टेलर के द्वारा ये क्या किया गया था? तो इस विद्रोह का दमन किया गया था। यानी कि दिस रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड बाय डब्ल्यू टेलर एंड विंसेंट आयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्षेत्र देख लेते हैं और नेतृत्वकर्ता भी देख लेते हैं। यहां पर देखिए क्षेत्र यानी कि एरिया, और यहां पे हम लिख लेते हैं नेतृत्वकर्ता। नेतृत्वकर्ता यानी कि लीडर। ठीक है, लीडर, नेतृत्वकर्ता। इस बात को ध्यान रखिएगा, एरिया और लीडर। तो एरिया में अगर हम बात करेंगे तो इलाहाबाद जिसको आज हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं, तो इलाहाबाद में किसने नेतृत्व किया? तो इलाहाबाद की बात करेंगे तो इलाहाबाद में लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। किसने किया था? तो लियाकत अली। ठीक है, यानी कि लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। मंदसौर में किसने किया था? तो मंदसौर की बात करेंगे तो फिरोज शाह। ठीक है, मंदसौर में इस विद्रोह का नेतृत्व मंदसौर में अगर हम बात करेंगे तो किसने किया था? तो फिरोज शाह। किसने किया था? तो फिरोज शाह। इस बात को ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह ने मंदसौर में नेतृत्व किया था। थर्ड, आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं भाई कि थर्ड जो क्षेत्र है असम में कंदपेश्वर सिंह एवं मनीराम दत्त। असम में किसने किया? तो असम में कंदपेश्वर सिंह एवं मनीराम दत्त, इंग्लिश नाम है वही रहेगा, एवं मनीराम दत्त। ठीक है, कंदपेश्वर सिंह एंड मनीराम दत्त। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो असम हो गया। असम के बाद हम लोग बढ़ेंगे तो उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। ठीक है, उड़ीसा में कौन है?
तो उड़ीसा की बात करेंगे तो उड़ीसा सुरेंद्र शाही एवं उज्जवल शाही, सुरेंद्र शाही एवं उज्जवल शाही, याद कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चंस आपके दरोगा में पूछा जा सकता है, ठीक है, दरोगा के एग्जाम में पूछा जा सकता है। इवन बिहार जो कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है उसमें भी पूछा जा सकता है। मथुरा की बात करेंगे तो मथुरा में कौन है, आगे बढ़ लेते हैं। कितना हुआ, 4, 5। मथुरा, मथुरा की बात करेंगे तो मथुरा में देवी सिंह, यानी कि देवी सिंह लेड दिस रिवोल्ट इन मथुरा, ठीक है। इसके बाद कुल्लू की बात करेंगे तो राजा प्रताप, कुल्लू, कुल्लू के क्षेत्र में कौन इसका नेतृत्व किया, कुल्लू, कुल्लू की बात करेंगे तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, राजा प्रताप, ठीक है, राजा प्रताप, ठीक है। और फिर राजस्थान की बात करेंगे तो जयदयाल एवं हरदयाल, राजस्थान में कौन है तो जयदयाल एवं हरदयाल, राजस्थान, राजस्थान में कौन है, जयदयाल एवं हरदयाल, जयदयाल एवं हरदयाल। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा सरसरी नजर, ठीक है। और फिर 8वां पॉइंट जो है वो कहां पे है तो गोरखपुर, गोरखपुर में कौन है तो गोरखपुर में गजाधर सिंह जी हैं। कौन है तो गोरखपुर, गोरखपुर की बात करेंगे तो गोरखपुर में कौन है तो गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर में गजाधर सिंह है। कौन है तो गजाधर सिंह, ठीक है, गजाधर सिंह। तो ये वो सब क्षेत्र था जहां पे कुछ लीडर्स ने नेतृत्व किया है, ठीक है। और फिर हमें दिखाई देता है कि जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में नेताओं के द्वारा या जो कुछ लीडर्स थे उनका नेतृत्व यहां पे मिला है, ठीक है। असफलता के कुछ कारण, असफलता के कारण में आप लोग लिख लीजिए, एक आध पॉइंट लिख लीजिएगा। राष्ट्रीयता का अभाव, राष्ट्रीयता का अभाव यानी कि लैक ऑफ नेशनलिज्म, लैक ऑफ नेशनलिज्म। अगर नेशनलिज्म होता तो जाहिर सी बात है कि जो यहां के लीडर्स थे जैसे कि सिंधिया, उन सब की बात करेंगे तो वो लोग सपोर्ट नहीं करते। निश्चित उद्देश्य का अभाव था इसमें, क्या था तो निश्चित उद्देश्य का अभाव था, निश्चित उद्देश्य का अभाव, ठीक है। लैक ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव यानी कि निश्चित उद्देश्य का अभाव था, ठीक है। ज्यादा नहीं, 2-4 पॉइंट लिख लीजिए ताकि आपको पता रहे। विद्रोह का सीमित क्षेत्र, ठीक है, विद्रोह का सीमित क्षेत्र, सीमित क्षेत्र, ठीक है, यानी कि लिमिटेड एरिया ऑफ, लिमिटेड एरिया ऑफ रिवोल्ट, यानी कि विद्रोह का सीमित क्षेत्र। और इसी के साथ साथ शिक्षित मध्यम वर्ग का, शिक्षित मध्यम वर्ग का साथ न मिलना, ठीक है, शिक्षित मध्यम वर्ग का साथ न मिलना, यानी कि नो सपोर्ट ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास, ठीक है, नो सपोर्ट ऑफ, नो सपोर्ट ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास, यानी कि जो मध्य वर्ग जो है, जो शिक्षित मध्यम क्लास था, उसका सपोर्ट हमें दिखाई नहीं देता है, यानी कि उसने सपोर्ट किया ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जब सपोर्ट किया ही नहीं तो फिर यह सफल कैसे हो पाएगा। आ रहा बात समझ में।
अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा परिणाम, परिणाम में भी देख लेते हैं। परिणाम देख लेते हैं कि भाई परिणाम क्या हुआ। परिणाम में देख लीजिए, मुगल वंश की समाप्ति, यानी कि मुगल सत्ता की समाप्ति, मुगल सत्ता की समाप्ति यानी कि एंड ऑफ मुगल एम्पायर, एंड ऑफ मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल सत्ता की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सेना से संबंधित परिवर्तन होता है, फूट डालो और राज करो की नीति। सेना से संबंधित परिवर्तन, सेना से संबंधित परिवर्तन यानी कि चेंजेस रिलेटेड टू आर्मी, यानी कि सेना से संबंधित परिवर्तन, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति, यानी कि डिवाइड एंड रूल, यानी कि पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, सामाजिक नीति में परिवर्तन, सामाजिक नीति में परिवर्तन, यानी कि चेंजेस इन सोशल पॉलिसी, सोशल पॉलिसी यानी कि सामाजिक नीति में परिवर्तन, कंपनी के शासन, कंपनी शासन की समाप्ति। अब सत्ता किसके हाथ में है? तो महारानी के हाथ में आ गई। यानी कि कंपनी शासन की समाप्ति, यानी कि एंड ऑफ कंपनी रूल। ठीक है, यानी कि एंड ऑफ कंपनी रूल, यानी कि क्या होता है? तो सत्ता की समाप्ति, कंपनी की जो सत्ता है वो समाप्ति हो जाती है। और फिर और भी कई सारे कारण हैं कि जैसे आप देखेंगे तो इसमें मुस्लिमों के प्रति नीति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक नीति में निष्क्रियता आ जाती है, भारतीय राष्ट्रवाद के विकास को प्रेरणा मिलती है। ठीक है, इसके अलावा स्वरूप की बात करेंगे तो विद्रोह का स्वरूप ये भी देख लेते हैं, 2-4 पॉइंट है, ज्यादा नहीं है। विद्रोह का स्वरूप देख लीजिए आप लोग। विद्रोह का स्वरूप, विद्रोह के स्वरूप में लॉरेंस एंड सीले क्या कहते हैं? तो लॉरेंस एंड सीले कहते हैं कि सैनिक विद्रोह था। क्या था? लॉरेंस एवं सीले, लॉरेंस एवं सीले क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये सैनिक विद्रोह था। क्या था? तो सैनिक विद्रोह था। लॉरेंस एंड सीले कहते हैं सैनिक विद्रोह था। ठीक है, सिर्फ सैनिकों को जिम्मेदार मानते हैं इस विद्रोह के लिए। रीज, कर्नल रीज धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहते हैं। ठीक है, कर्नल रीज क्या कहते हैं? धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध, ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। ठीक है, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ठीक है, कौन कहता है? तो कर्नल रीज कहते हैं। फिर होम्स कहते हैं बर्बरता में सभ्यता के बीच युद्ध, टीआर होम्स। ठीक है, होम्स क्या कहते हैं? होम्स कहते हैं सभ्यता एवं बर्बरता के बीच युद्ध, सभ्यता एवं बर्बरता के बीच युद्ध। ठीक है, कौन कहता है? तो होम्स, टीआर होम्स कहते हैं कि ये जो युद्ध था वो क्या था? तो सभ्यता एवं, ठीक है, सभ्यता एवं बर्बरता के बीच युद्ध किया था, मतलब ये युद्ध कहा 1857 का जो विद्रोह हुआ। ठीक है, इसी के साथ 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि मिर्जा गालिब ने देखा था। ये लिख लीजिएगा, 1857 के विद्रोह को, 1857 ईस्वी के विद्रोह को 1857 ईस्वी के विद्रोह को उर्दू के कवि मिर्जा गालिब
ने देखा था। ये जरूर नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और यहां से क्वेश्चंस भरपूर मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस बाय द उर्दू पोएट मिर्जा गालिब, ठीक है। यानी कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज witnessed by the Urdu poet मिर्जा गालिब, ठीक है। यानी कि मिर्जा गालिब के द्वारा यह जो है वो क्या देखा, मतलब विद्रोह को देखा गया। इसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश सत्ता जो होती है वो समाप्त हो जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये किसके हाथ में चला जाता है, तो ये चला जाता है महारानी के हाथ में, ठीक है। महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र कब आती है, तो 1 नवंबर 1858 को आती है, ठीक है। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब आता है, तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, ठीक है, घोषणा पत्र, ठीक है। यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ महारानी विक्टोरिया, डिक्लेरेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब आता है, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को आता है, ठीक है। कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा, ठीक है। कैनिंग कहां पे पढ़ता है, तो कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा, ठीक है। यानी कि रेड बाय कैनिंग इन इलाहाबाद, ठीक है। सत्ता महारानी के हाथ, भारत सचिव का पद का गठन, यानी कि पावर गोज इन द हैंड ऑफ क्वीन, यानी कि महारानी के हाथ में चला जाता है। सत्ता जो है किसके हाथ में चला जाता है, तो ये सत्ता जो है वो महारानी के हाथ में चला जाता है। और यहीं पे क्या हमें दिखाई देता है कि भारत सचिव के पद का गठन हो जाता है, ठीक है। ट्रांसफर टू क्राउन, और फिर भारत सचिव का पद बनता है, ठीक है। भारत सचिव का पद, ठीक है। यानी कि पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के सचिव का पद। और इस तरीके से 1857 का जो विद्रोह है उसको हम लोगों ने यहां तक समाप्त कर लिया। और बिल्कुल आज हमारा क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा लाइट की वजह से, लाइट ने डिस्टर्ब कर दिया था। दो बार हमने लाइव आने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार हमारा क्लास डिस्टर्ब हो गया। तो कोई बात नहीं, आज की इस सेशन को बस हम लोग यहीं पे रोकते हैं। मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, कल की क्लास बिल्कुल लाइव होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।